कॉम्प्लेक्स आयन। थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी देखी जाए, थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी में आप जानते हो कि जो वैल्यू होती है किसी भी रिएक्शन की, डेल्टा जी यानी कि फ्री एनर्जी चेंज, डेल्टा एच और डेल्टा एस, इस पर डिपेंड करती है। इनकी वैल्यू क्या होंगी तो कोई कंपाउंड थर्मोडायनेमिकली स्टेबल माना जाता है। आप जानते हो कि अगर डेल्टा एस की वैल्यू पॉजिटिव हो, डेल्टा एच की वैल्यू निगेटिव हो और डेल्टा जी की वैल्यू भी निगेटिव हो, तो ऐसा रिएक्शन जो होता है वो कैसा होता है, स्पॉन्टेनियस इन नेचर होता है। कैसा होता है, स्पॉन्टेनियस, मतलब स्वतः प्रवर्तित होता है, स्पॉन्टेनियस इन नेचर। तो ऐसे रिएक्शन जो होते हैं जो स्पॉन्टेनियस होते हैं वही क्या होते हैं, थर्मोडायनेमिकली स्टेबल भी होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से करके हम दो एग्जाम्पल ऐसे ले रहे हैं कि जहाँ पर हम लोग थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी को जज कर पाएँ, शो कर पाएँ कि यहाँ पर ये थर्मोडायनेमिक स्टेबल है कंपाउंड। ठीक है, देखा जाए यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं कि एक कोबाल्ट का कंपाउंड ले रहे हैं, CO H2O का होल 4 2+, 3+ ले लेते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया, टेट्रा एक्वा कोबाल्ट थर्ड कटायन है। ठीक, इसकी रिएक्शन करा दी जा रही है एथिलीन डाइएमीन, एथिलीन डाइएमीन के 2 मॉलिक्यूल ले रहे हैं। ठीक, और इसको यहाँ से रिप्लेस कर रहे हैं। ठीक, बना लेते हैं CO EN का होल ट्वाइस और 3+ प्लस 4 H2O, एक रिएक्शन ये हो गई। ठीक, अगली रिएक्शन क्या कर रहे हैं कि हम लोग सेम कंपाउंड CO H2O का होल 4 3+ ले रहे हैं और इसकी रिएक्शन करा रहे हैं CH3 NH2 यानी मेथिल एमीन से। मेथिल एमीन के कितने मॉलिक्यूल, 4 मॉलिक्यूल ले लेते हैं, रिएक्ट कराते हैं, बन जाता है CO CH3 NH2 का होल 4 3+ और कितने H2O निकल जा रहे हैं, 4 H2O निकल जा रहे हैं। देखिए ये दोनों रिएक्शन जो हैं वो एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है जिनमें डेल्टा H की वैल्यू -57 किलो जूल पर मोल है। ठीक है, डेल्टा H की वैल्यू जो है -57 है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि दोनों की डेल्टा H की वैल्यू बराबर है, दोनों की डेल्टा H की वैल्यू निगेटिव है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगला फैक्टर जो फॉर्मूला है हमारा डेल्टा G = डेल्टा EH माइनस T डेल्टा S, तो इसमें ये फैक्टर तो दोनों के लिए इक्वल हो गया। तो अब इसमें बचा क्या, डेल्टा S, ये फैक्टर बचा। इससे हम कैलकुलेट कर पाएंगे कि भैया ये रिएक्शन जो है वो स्पॉन्टेनियस है या नॉन स्पॉन्टेनियस है। अगर स्पॉन्टेनियस होगा तो ही ये कॉम्प्लेक्स आयन स्टेबल होगा, अगर इस रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस होगी तो ये कॉम्प्लेक्स आयन जो बन रहा है वो अनस्टेबल कॉम्प्लेक्स आयन होगा या उसकी स्टेबिलिटी कुछ कम होगी। देखा जाए, आप देखिए अगर ध्यान से देखें रिएक्शन को, तो पहले वाले रिएक्शन में कोबाल्ट के साथ 4 मोनोडेंटेट लिगेंड जुड़े हुए हैं और EN क्या है, एथिलीन डाइमीन एक बाइडेंटेट लिगेंड है। ठीक है, तो अगर इधर से देखो इस रिएक्शन में तो यहाँ पर कितने मॉलिक्यूल हैं, 1 और 2 यानी कुल 3 मॉलिक्यूल हैं, और यहाँ पर देखो 1 और 4 और 1 कितने, 5 मॉलिक्यूल हैं। मतलब इधर 5 मॉलिक्यूल हैं और इधर 3 मॉलिक्यूल हैं, यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल ज़्यादा है। प्रोडक्ट में क्या हुआ, 2 मॉलिक्यूल ज़्यादा है। तो प्रोडक्ट में 2 मॉलिक्यूल ज़्यादा है, जिसका मतलब क्या हुआ, वहाँ पर डिसऑर्डर बढ़ा हुआ है, रैंडमनेस बढ़ी हुई है। अगर रैंडमनेस बढ़ती है तो इसका मतलब क्या होता है कि एंट्रोपी की वैल्यू इंक्रीज़ की है, यानी डेल्टा एस की वैल्यू जो है वो किस में गई है, पॉजिटिव में गई है। सही है कि नहीं। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं तो यहाँ पर 3 ही मॉलिक्यूल हैं और यहाँ पर 5 मॉलिक्यूल हैं। तो क्या होता है कि जैसे आप कहते नहीं हो कि जो है कोई भी चीज़ होती है वो सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट और लिक्विड स्टेट से गैस स्टेट में जाती है तो एंट्रोपी क्या होती है, इंक्रीज़ करती है, क्योंकि डिग्री ऑफ रैंडमनेस बढ़ती है। यहाँ पर भी यही हुआ कि पहले तो मॉलिक्यूल अरेंज था, यहाँ पर 4 एक्वा थे जिनको इसने डिस्प्लेस किया, कितने ने, 2 ही ने, 2 जो है मॉलिक्यूल ने 4 मॉलिक्यूल को डिस्प्लेस कर दिया। तो अब यहाँ पर पहले क्या था कि सिर्फ 2 मॉलिक्यूल फ्री थे, अब यहाँ पर 4 मॉलिक्यूल फ्री है, तो इनकी क्या होगी, रैंडमनेस ज़्यादा होगी। ज़्यादा रैंडमनेस की वजह से इनकी इस रिएक्शन की एंट्रोपी ज़्यादा हुई, यानी ये प्रोडक्ट ज़्यादा स्टेबल दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि इसके लिए डेल्टा एस की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है। ठीक, तो पहले वाले इक्वेशन के लिए डेल्टा एस की वैल्यू हमको पॉजिटिव मिल जा रही है क्योंकि वहाँ पर रैंडमनेस बढ़ रही है। दूसरे वाले में देखिए, दूसरे वाले इक्वेशन में आपको दिख रहा है कि 4 एक्वा आयन है जिसको 4 मेथिलेमीन से रिएक्ट कराया गया और 4 मेथिलेमीन ने एक्वा को रिप्लेस किया। तो रिप्लेस करने पर क्या हुआ, आप देख रहे हैं कि 4 ही मेथिलेमीन जुड़ रहे हैं, उसकी जगह पर जुड़ रहे, क्योंकि मोनोडेंटेट लिगेंड ने मोनोडेंटेट लिगेंड को रिप्लेस किया है। इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पर एंट्रोपी की वैल्यू जो है वो सेम है, क्योंकि यहाँ पर भी मॉलिक्यूल 4 और 1 5 और यहाँ पर भी 4 और 1
5 है। तो मतलब मॉलिक्यूल की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं आया, जिसकी वजह से उसकी रैंडमनेस सेम है। अगर यहाँ पर रैंडमनेस जो मान लीजिए 1 है तो वहाँ पर भी रैंडमनेस 1 ही, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आया। तो इसकी मतलब ये हुआ कि डेल्टा एस यानी डेल्टा एस इक्वल टू क्या होता है, यस प्रोडक्ट माइनस यस रिएक्टेंट। तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की वैल्यू क्या है, सेम है। तो इसकी मतलब ये वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई। तो फॉर फर्स्ट रिएक्शन, अगर फर्स्ट रिएक्शन को देखा जाए पहले के लिए, तो डेल्टा जी इक्वल टू लिखेंगे निगेटिव में डेल्टा एच माइनस कितना 57 माइनस टी, और डेल्टा एच किस में आ गया, पॉजिटिव में आएगा। तो पॉजिटिव में आएगा तो ये वैल्यू भी क्या होगी, ओवरऑल निगेटिव में होगी। तो ये टोटल वैल्यू जो होगी ओवरऑल और निगेटिव में होगी, मच मोर रिएक्ट। अगर सेकंड के लिए देखते हो तुम यहाँ पर सेकंड में देखो, तो सेकंड में क्या हो रहा है कि डेल्टा एस की वैल्यू क्या हो रही है, निगेटिव 0 हो जा रही है। तो डेल्टा एस की वैल्यू अगर 0 हो जा रही है तो -57 माइनस टी इंटू 0, तो 0 मतलब ये पूरा वैल्यू 0 हो गई। तो कितना बचा, -57 ही बचा, और ये -57 से ज़्यादा हो जाएगा, निश्चित तौर से ज़्यादा हो जाएगा। तो इस कंडीशन में इसकी डेल्टा जी की वैल्यू क्या हो रही है, ज़्यादा निगेटिव है। ज़्यादा निगेटिव का मतलब ज़्यादा स्पॉन्टेनियस है, मोर स्पॉन्टेनियस और मोर स्टेबल, ठीक है। तो इस वजह से ये कंपाउंड जो है वो ज़्यादा स्टेबल है, ठीक। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि अगर एक कंपोनेंट को स्टेबल कर दिया गया या एक कंपोनेंट को कांस्टेंट कर दिया गया, जैसे डेल्टा एच को यहाँ कांस्टेंट कर दिया गया, तो अगला जो है डेल्टा एस ने डिसाइड किया कि डेल्टा जी की वैल्यू कितनी नेगेटिव होगी। क्योंकि आप जानते हो एक ग्राफ हम लोग को अभी हम डिस्कस करते हैं, तो उस ग्राफ में ये पता चल जाएगा आपको कि डेल्टा एच और डेल्टा एस किस तरह से डेल्टा जी को इफेक्ट करते हैं। और डेल्टा जी की वैल्यू क्या हो तो रिएक्शन कैसी होती है, जैसे जानते हो कि डेल्टा जी की वैल्यू अगर निगेटिव होती है तो रिएक्शन क्या होती है, स्पॉन्टेनियस होती है। डेल्टा जी की वैल्यू पॉजिटिव होती है तो रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस होती है। और डेल्टा जी की वैल्यू 0 होती है तो रिएक्शन कैसी होती है, इक्विलिब्रियम में होती है। बात करें तो ये ग्राफ ये है, इसमें देखिए दिख रहा है साफ साफ आपको कि इस एक्सिस पर डेल्टा जी है और इस एक्सिस पर टेम्परेचर है। टेम्परेचर चेंज हो रहा है, टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है केल्विन में, और डेल्टा जी की वैल्यू इधर इंक्रीज कर रही है। ये वैल्यू इधर निगेटिव है और ऊपर पॉजिटिव, बीच में 0 है। तो जब वैल्यू निगेटिव होती है तो ये जो भी कोई सिस्टम होता है, रिएक्शन जो होती है, उसको हम बोलते हैं कि वो स्पॉन्टेनियस इन नेचर है, ठीक। अगर वैल्यू 0 होती है तो उसे बोला जाता है क्या है, इक्विलिब्रियम में है। और वैल्यू अगर पॉजिटिव होती है तो बोलते हैं नॉन स्पॉन्टेनियस है, ठीक है। थर्मोडायनेमिक्स में आपने पढ़ा होगा ये चीज़। फिर आगे देखते हैं कि अगर आप देख रहे हो कि इस पॉइंट से एक लाइन नीचे की तरफ जा रही है, ये ट्रेंड करता हुआ बता रहा है कि डेल्टा एच की वैल्यू निगेटिव और डेल्टा एच की वैल्यू पॉजिटिव है। इस कंडीशन में सभी टेम्परेचर पे, क्योंकि टेम्परेचर का वेरिएशन दिखाया जा रहा है, तो सभी टेम्परेचर पर इस कंडीशन में रिएक्शन जो होगा वो कैसा होगा, स्पॉन्टेनियस नेचर का होगा, हमेशा स्पॉन्टेनियस नेचर का होगा, जैसा कि अभी आपने देखा, ठीक। और इस कंडीशन में आप देखिए कि लोअर टेम्परेचर पे रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है, लेकिन अगर टेम्परेचर हाई हुआ तो क्या हुआ, रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाएगा, ठीक है। पहले इक्विलिब्रियम में जाएगा फिर नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाएगा। इस कंडीशन को आप देखिए, जब डेल्टा एच की वैल्यू पॉजिटिव हो, डेल्टा एच की वैल्यू पॉजिटिव है, तो डेल्टा एच की वैल्यू पॉजिटिव का मतलब यही हो गया रिएक्शन पहले से ही नॉन स्पॉन्टेनियस है। और डेल्टा एच की वैल्यू पॉजिटिव होने का मतलब ये कि रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस हो सकता, स्पॉन्टेनियस हो सकता है, ठीक। तो अब इस ग्राफ को देखो, जब ये नीचे की तरफ ट्रेंड कर रहा है, धीरे धीरे क्या हो रहा है, टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है और वैल्यू किस में जा रही है, डेल्टा एच और डेल्टा एच की वैल्यू, डेल्टा जी की वैल्यू किस में जा रही है, निगेटिव में जा रही है। इसका मतलब क्या है, हायर टेम्परेचर पर ये कंडीशन जो होगी वो एक स्पॉन्टेनियस रिएक्शन की कंडीशन हो सकती है, लेकिन किस पर, हायर टेम्परेचर पर, लोअर टेम्परेचर पर नहीं। और ये कंडीशन जो है वो ऑलवेज फॉर नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, चाहे कोई भी टेम्परेचर होगा, रिएक्शन हमेशा नॉन स्पॉन्टेनियस होगी, ठीक है। तो इस तरह से करके ग्राफ को हम देख रहे हैं। तो वहाँ पर हम लोगों ने देखा कि भाई जो कोबाल्ट का ये कंपाउंड था H2O वाला, इसको जब हम लोगों ने रिएक्ट कराया था किससे, EM से रिएक्ट कराया था, तो उसने क्या कर दिया, 4 मॉलिक्यूल को रिप्लेस कर दिया था। अगर यहाँ पे मोनो बाइडेंटेड लिगेंड या ट्राई या टेट्राडेंटेड लिगेंड, टेट्राडेंटेड लिगेंड का मतलब हम लोग दे सकते हैं ट्राई एथिलीन टेट्राइमीन, मतलब ट्राईन वाला, ठीक है। तो ये एक ही लिगेंड क्या करेगा, चारों को रिप्लेस कर देगा, क्या करेगा, चारों को रिप्लेस कर देगा। और जब चारों को रिप्लेस कर देगा तो ये मान के चलो कि इसकी जो एंट्रोपी होगी वो और ज़्यादा होगी। जब एंट्रोपी और ज़्यादा होगी तो इसकी स्टेबिलिटी भी और ज़्यादा होगी। मतलब कह सकते हो कि डेंटेट बढ़ेंगे तो स्टेबिलिटी भी बढ़ेगी, यानी चिलेटिंग इफेक्ट की बात करनी पड़ेगी आगे, ठीक है। देखते हैं, चलिए आगे।